नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार झा, एमडी, डीएम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, और मैं पेट, लीवर, पैंक्रियाज, आंत इनसे संबंधित रोगों का विशेषज्ञ हूँ। बहुत बार देखा जाता है कि हम लोग टॉयलेट करते समय स्टूल के साथ हमारे टॉयलेट में ब्लड आता है। सामान्यतः हम लोग यही मानते हैं कि हमको बवासीर है, लेकिन हमेशा ये बवासीर नहीं होता है। पैखाना के रास्ते ब्लड आने के कई सारे कारण हैं। बवासीर निश्चित सबसे कॉमन कारण है, लेकिन इसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं जो कि पैखाना में ब्लड का स्रावन पैखाना के रास्ते से ब्लड निकल सकता है, जिसमें से कि बवासीर के अलावा आपको पॉलिप हो सकता है, खास करके कम उम्र के बच्चों में, या फिर बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों में पॉलिप होता है। पॉलिप में मांस का एक छोटा सा अंश बढ़ा हुआ रहता है बड़ी आंत में, खास करके रेक्टम और सिग्मॉइड में, वैसे कोलोन में कहीं भी हो सकता है। अल्सर बन सकता है और कई बार कैंसर भी हो सकता है। तो ब्लड में पैखाना जाता है तो इसका हमेशा मतलब पाइल्स ही नहीं होता है। तो ऐसे रोगी को हमेशा एंडोस्कोप के द्वारा कंफर्म करना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, किस लिए हो रहा है। आज हम इसी तरह के एक रोग जिसको कि हम सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सॉलिटरी रेक्टल अल्सर एक रोग है जिसमें बड़ी आंत, खास करके रेक्टम जिसको बोलते हैं, उसमें कई जगह पे अल्सर का निर्माण होता है। कई बार सिर्फ अल्सर होता है, कई बार अल्सर के साथ में मांस में मोटापा आ जाता है, मांस मोटा हो जाता है वहाँ पे, जिसको हम लोग पॉलीपॉइडल वेरिएंट ऑफ सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम बोलते हैं। ये होता किस में है, क्या कारण है? ये किसी भी रोग में हो सकता है, लेकिन खास करके बच्चों में और वृद्ध में, ये दोनों में होता है ज़्यादा। बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में स्कूल में, खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों में पैखाना रोकने की टेंडेंसी होती है, उससे कब्जियत डेवलप हो जाता है, और वो बच्चे जो हैं पैखाना को निकालने के लिए उंगली डाल के कई बार पैखाना को निकालते हैं, उससे उसको नाखून से भी जख्म होता है। कब्जियत होने से हार्ड पैखाना हो जाता है, उससे उसके रेक्टम में जख्म होता है। इसी प्रकार ओल्ड एज में भी आंत की चूँकि ताकत कम हो जाती है तो कब्जियत रहता है, और लोग जो है पैखाना को निकालने के लिए अगेन उंगली का सहारा लेते हैं और उससे नाखून से जख्म होता है। और कई बार एक रेक्टल प्रोलैप्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि रेक्टम का म्यूकोसा होता है जो कि नीचे की तरफ आने लगता है, खास करके जोर देने से, पैखाना करते समय जोर देते समय वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से अल्सर का निर्माण होता है। जब ये अल्सर का निर्माण होता है तो इसके प्रमुख कारण हुए कब्जियत का होना, पैखाना के रास्ते में उंगली डाल के पैखाना को निकालना, या फिर रेक्टल प्रोलैप्स जैसी बीमारी का होना। इसके वजह से इस रोग का निर्माण होता है। अगर किसी को रोग हो जाता है तो इसको कब्जियत के अलावा पैखाना में बार बार ब्लड आने लगता है, और शुरुआती दौर में कम कम ब्लड आता है, कई बार इतना ज़्यादा आने लगता है कि खून की कमी, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बार बार खून चढ़ाने की नौबत आती है। जैसे ये पॉलिप है, तो पॉलिप को भी इंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, उसका चिकित्सा हो सकता है। पाइल्स का इंडोस्कोपी के माध्यम से या फिर सर्जरी के माध्यम से चिकित्सा हो सकता है। ट्यूमर अगर हो जाएगा तो उसको ऑपरेशन करके या कीमोथेरेपी करके चिकित्सा हो सकता है। लेकिन ये जो सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है, ये बहुत ही मुश्किल रोग है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके एक नहीं कई सारे कारण होते हैं। इसलिए इसमें ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट रहता है 2/3 में ही सक्सेस होता है। 1/3 में आप कितना भी चिकित्सा देंगे, ये सक्सेस नहीं होता है। आज के डेट में इनका जो मान्य चिकित्सा है, उपलब्ध है, वो कब्जियत दूर करने के लिए हम लोग लग्जेटिव देते हैं, कब्जियत दूर करने के लिए जुलाव देते हैं, या फिर इंडोस्कोपी द्वारा एक आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन होता है, उसमें हम लोग आर्गन गैस से रेक्टम के अल्सर को बर्न कर देते हैं। एक बायोफीडबैक टेक्निक होता है, जिसमें कि हम लोग सिखाते हैं कि कैसे पैखाना करते समय धक्का नहीं मारना है, जोर नहीं देना है, स्ट्रेनिंग नहीं करना है, रिलैक्स होकर बैठना है, जिससे कि
आपको टॉयलेट आराम से निकले और रेक्टम के मसल के म्यूकोसा पे प्रेशर नहीं पड़े। और कई बार जब ये सफल नहीं होता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ऑपरेशन से भी ठीक होने की गारंटी नहीं है, लेकिन 2/3 लोगों में करीब 70-80% में फ़ायदा होता है। लेकिन ऑपरेशंस के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए ज़्यादातर समय मरीज को मेडिकल चिकित्सा द्वारा या एंडोस्कोपिक चिकित्सा द्वारा ही इलाज किया जाता है। अगर फेलियर हुआ तो ऑब्वियसली रेक्टम में जाएगा। हमने रिसेंटली कुछ दिनों में हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि इस बीमारी से पैखाना में ब्लड आ रहा था, उसको 5 या 7 यूनिट ऑलरेडी ब्लड लग चुका था, हमारे पास आया था। फिर हमने इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए इंडोस्कोपी से ही कंफर्म हो सकता है, कोई अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन से नहीं होगा। जब भी करना पड़ेगा इंडोस्कोपी करना पड़ेगा और उससे बायोप्सी लेके बायोप्सी में कंफर्म होता है कि ये सोलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है। अगर ये होता है तो तब फिर हम लोग दवाई पहले शुरू करते हैं। तो ऐसे ही एक रोगी हमारे पास आया जो कि बहुत सारा ब्लड वगैरह का रिक्वायरमेंट पड़ा, फिर हमने उसको बायोप्सी में कंफर्म किया रोग। फिर हमने परंपरागत तरीका से उसका पहले इलाज शुरू किया, लग्जाटिव दिया, एपीसी किया, बायोफीडबैक दिया, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। उसका ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू था। वो सिर्फ 18 साल का ही युवक था। उसको ऑपरेशन करने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए वो सर्जरी करने का हमने उस समय नहीं सोचा, क्योंकि उसको काफ़ी लंबे समय अभी जीना है, तो उसको आगे चल के क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका ख़राब होता। तो इसलिए मैंने एक नए तकनीक जो कि आज तक दुनिया में डिस्क्राइब नहीं है, इंडोस्कोपी माध्यम से उसके द्वारा चिकित्सा करने का मैंने सोचा। इस चिकित्सा में जो इस अल्सर के वजह से जो म्यूकोसा जो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग पॉलीपोडल वेरिएंट बोलते हैं, इसको हमने क्या किया कि इंडोस्कोप के माध्यम से एक स्नेयर आता है वो म्यूकोसा काटने के लिए, इंडोस्कोप के द्वारा उसको बार बार से काट के 2 या 3 बार में हमने इसको बार बार इसको काट के हमने इस जगह के अल्सर के और उसके ऊपर जो म्यूकोसा का थिकनिंग था उसको काट के हटाया। और फिर हर 3-3 महीने पे उनको बुला के देखते रहे कि प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हमने 2-3 दफ़े काट के फिर जब हम 3-3 महीने से प्रोग्रेस किए और 1 साल तक उसको फॉलो किए, तो धीरे धीरे इसको काटने के बाद जो है इसमें हीलिंग स्टार्ट हुआ और आज वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। वो मरीज अभी स्वस्थ है और उसको ऑपरेशन से वो बच गया। ये जो टेक्निक है इसको हम लोग इंडोस्कोपिक म्यूकोसेक्टमी बोलते हैं। ये अभी हमने ये पहली बार किया है यहाँ पे। पूरा मेरा तो कहना है कि ये पूरा दुनिया में मैंने पहली बार किया है और उसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसा एक प्रतिष्ठित जर्नल में हमारे इस टेक्निक को एक्सेप्ट भी किया है और बहुत ही जल्द ये प्रकाशित होने वाला है। इस टेक्निक से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, लेकिन ये हर मरीज के लिए ये टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर समय हमें सामान्य चिकित्सा जो है बायोफीडबैक, इंडोस्कोपिक, एपीसी, लग्जाटिव, इसी से उस रोग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल केसों के लिए ये टेक्निक जो है ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए क्या किए, खास करके पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो पैखाना को रोकते तो नहीं हैं, उनको कब्जियत का शिकार तो नहीं है। और बच्चे जो है पैखाना को निकालने के लिए हमने कई बार देखा है, पेशेंट आते हैं उनके बच्चे को पता नहीं होता, मदर फादर को, वो क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में पैखाना निकालने के उंगली से पैखाना डाल के पैखाना के रास्ते से निकालते हैं। वैसे अवस्था में बच्चे को, मदर फादर को वॉचफुल होना चाहिए और उसके बच्चे का अगर हम रोक नहीं सकते हैं उसको, तो एटलीस्ट उसका नाखून को काट के रखना है, सो दैट नाखून नहीं रहेगा तो जख्म कम होगा। और भी नहीं हो तो आप बाथरूम में ग्लव्स रख दीजिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स के ग्लव्स पहन के अगर तुमको कभी ज़रूरत पड़े निकालो। एक तो निकालना नहीं है, दवाई लेना है, लेकिन फिर भी अगर कई बार नहीं माने, जिद्दी बच्चा है, तो ये सब अल्टरनेटिव उसके सामने दे देना है। ऐसे ही ओल्ड एज बहुत सब लोग के लोगों में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी यही नसीहत देना है कि आप कब्जियत के लिए लगातार दवाई लीजिए। आज के डेट में कब्जियत की दवाइयाँ सेफ़ है, 25 साल खाने से कोई जान को खतरा होने वाला नहीं है। उससे टॉयलेट क्लियर होगा तो हमें इस किस्म के अल्सर से बचा जा सकता है। और खाने में हमेशा कब्जियत दूर करने के लिए खीरा, पपीता, टमाटर, बेल का शरबत, अमरूद, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग का दाल, ये सब ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए।
इससे कब्जियत नहीं रहेगा। कब्जियत नहीं रहने से आपको लोगों को टॉयलेट करते समय स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, धक्का नहीं मारना पड़ेगा और उससे अल्सर नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा घर में टॉयलेट हाइजीन। टॉयलेट हाइजीन मतलब कि हमेशा बच्चे को या घर के जो भी लोग हैं जो नहीं समझते हैं उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप टॉयलेट करते समय आराम से बैठिए, धक्का नहीं मारना है, स्ट्रेनिंग नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग बैठते हैं हड़बड़ी में कि वो जल्दी से टॉयलेट को निकाल दें, ये नहीं करना है। इससे करने से पाइल्स भी बढ़ती है और इस किस्म का अल्सर भी बढ़ता है। तो इसी मुझे आशा है कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे और अपने डे टू डे लाइफ में इसको परिवर्तन करने के लिए, इसको अनुसरण करने की कोशिश करें। धन्यवाद।